नमस्कार दोस्तों, बिहार अपडेट के बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। क्या है बिहार में आज चर्चा में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। और हमारे साथ जुड़े हुए मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। आज की चर्चा की शुरुआत मनीष जी से करते हैं। मनीष जी, सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा है, क्या है प्रमुखता से, कौन हो रहा है ट्रोल और कौन हो रहा है चर्चा में बना हुआ है, कृपया करके बताएं। जी, सोशल मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत तो चर्चा में थे, कल भी थे, परसों भी थे। दरअसल एक आर्टिकल की वजह से सुशांत सिंह राजपूत चर्चा में थे और बिहार ट्रेंड कर रहा था 4थे या 5वें नंबर पे ट्विटर पे। एक होती जाए पत्रकार, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कि श्रवण मतलब बिहार के परिवार में बेटों की भूमिका को श्रवण कुमार से जोड़ते हुए उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा था, जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि किस तरह से बिहार में माता पिता अपने बच्चों को अपने कब्जा में रखना चाहते हैं, और उसको एक टॉक्सिक बिहारी फैमिली करके उन्होंने लिखा था, जो कि एक चर्चा का विषय था ट्विटर पे। लोग उस पर चर्चा कर रहे थे कि मतलब कोई पक्ष में भी था और विपक्ष में भी चर्चा हो रही थी। कई लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने ज्योति यादव को इसके लिए उसको आड़े हाथों लिया कि भाई आप कैसे कर सकते हैं, किसी पूरे परिवेश को, पूरे राज्य को आप इस टॉक्सिक बिहारी फैमिली जैसे शब्द से कैसे आप जोड़ सकते हैं। दूसरा चर्चा का विषय संजय राउत का सामना का, वो जो सामना में उन्होंने लिखा था संजय राउत ने, शिवसेना का संजय राउत ने, कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनके अपने परिवार से संबंध अच्छे नहीं थे और उनके पिता ने 2-2 शादियां किया, इस तरह की बहुत सारी टिप्पणी। इसके अलावा मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बारे में उनकी टिप्पणी आई थी, तो ये भी एक चर्चा का विषय था। सुशांत सिंह राजपूत के अलावा चर्चा का विषय बिहार में कोरोना, बाढ़ तो अभी चल ही रहा है। बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बाढ़ से लोगों का अभी तक 74-75 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना की स्थिति के कारण भी, कोरोना चूंकि जांच बढ़ रहे हैं तो मामले बढ़ रहे हैं बिहार में। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी इस पर ट्विटर पे जो ज़्यादा सक्रिय हैं, तो उन्होंने भी बिहार सरकार पे और स्वास्थ्य विभाग पे कमेंट किया है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग लोगों को अनदेखी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर भी हमला बोला है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ ट्विटर पे हमला बोलने से स्थिति में तो कुछ सुधार आने से रहा। पिछले 15 सालों से विपक्ष की जो स्थिति बिहार में रही है, जिस तरह से चीजों को जमीन पे उठाया नहीं गया है, वैसे में अभी चुनाव के समय में ट्विटर पे कोई चीज उठा के किसी बात पे आप एक ट्वीट में शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार, उद्योग, कोरोना, बाढ़, सारी स्थिति पर एक ट्वीट में लिख देते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी जी बिल्कुल मनीष जी। रवि जी, जो मनीष जी ने कहा है कि अपने हिसाब से एक बात ये भी देखने की है कि बिहार में जो वोटर्स हैं उसमें से कितने लोग ट्विटर पर हैं, कितने लोग फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और कितने लोगों को इस बात की समझ है कि वहां पर कोई राय बनेगी या बनाई जाएगी तो उसका कोई असर पड़ेगा। आपको लगता है कि सोशल मीडिया का कितना प्रतिशत असर पड़ेगा? देखिए, सोशल मीडिया पिछले कई वर्षों से अगर हम देखें तो सोशल मीडिया में तक लोगों की पहुंच यकीनन बढ़ी है। स्मार्टफोन का प्रचलन गांव-गांव तक पहुंचा है। जाहिर है कि बिहार के गांव तक भी इंटरनेट की अच्छी खासी पहुंच रही होगी, लेकिन चूंकि अभी बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा है ग्रामीण इलाकों में और कोरोना महामारी की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान है, लेकिन ये भी बड़ी हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है कि इस समय ज़मीनी चुनाव प्रचार संभव नहीं है। तो जितना भी जो कुछ भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवार, बड़े नेता कर रहे हैं, वे सोशल मीडिया के ज़रिए ही कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि कितने प्रतिशत ग्राहक इसे ग्रहण कर रहे होंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि सारी पार्टियों के पास इस समय
फिजिकल मजबूरी एकमात्र यही जरिया है, तो जाहिर है कि फिर उससे अगर 100% मान लें तो कितने प्रतिशत कौन किसको प्रभावित कर पाएगा, ये जब वोटिंग हो जाएगी और वोटिंग कितने परसेंट होती है ये विश्लेषण हम बाद में कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि 100% प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ही है, और वो कौन पार्टी कौन संगठन कितना अपने पक्ष में इसे कर पाएगा ये बाद में हमें पता चल पाएगा। जहाँ तक मनीष ने एक बात कही कि सोशल मीडिया पर अचानक, अगर ये बात गौरतलब है कि आप पिछले 5 साल, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज नहीं है, ऐसी शायद नहीं है कि वो पिछले 5 साल में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन पिछले 5 साल में आप सोशल मीडिया का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, आप जमीन पर भी नहीं आए, तो यकीनन विपक्ष की का ये जो रुख है कि अचानक चुनाव के समय, और वो भी कोरोना और मूलभूत जो समस्याएं हैं लोगों की, उस तरफ बहुत ज्यादा प्रहार न करना, सियासी मुद्दों पर प्रहार करना, ये थोड़ा सा हो सकता है लोगों को एकदम से रास नहीं आएगा। दूसरी और जो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो चल रहा है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और नजर भी बनाए हुए हैं, और हमें लग रहा था कि शायद वो चुनावी मुद्दा ना हो, राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो कथित आत्महत्या जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कलर लेती चली जा रही है, उसमें राजनीतिक रंग जुड़ता चला जा रहा है। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि सुशांत को इतने बड़े एक्टर नहीं थे जिनके लिए मुंबई पुलिस को कटघरे में या मुंबई पुलिस पर दबाव बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है। क्या सुशांत सिंह राजपूत इंसान नहीं थे? उनका परिवार न्याय का हकदार नहीं है? वो एक्टर बड़े होते तभी उनकी मौत की जांच होनी थी। एक देश के एक नागरिक होने के नाते उनकी मौत की जांच होने की जिम्मेदारी नहीं है। एक ये कलर देने का राजदीप ने प्रयास किया। दूसरी ओर सामना में रिपोर्ट छपी, उसमें सुशांत सिंह के परिवार को भी घसीट दिया गया कि जो उनके पिता ये सारा जो जांच के लिए मांग कर रहे हैं, जो ये चीजें जो उन्होंने FIR कराई है वो दबाव में कराई है, जबकि हकीकत ये है कि सुशांत और उनके पिता के बीच में संबंध ही नहीं थे। सुशांत अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज थे। वहीं ये भी एक बात निकल कर आई है कि ये दूसरी शादी की जो बात है ये अफवाह है, गलत यानी। तो राजनीति कितने छिछले स्तर पर उतर गई है कि घटना के पीछे के जो लोग हैं या नहीं है। अर्णब अपने शोज में लगातार ब्लेम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, मतलब वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ा हो या छोटा हो। तो कुल मिलाकर जो लग रहा है कि जिस प्रकार से कार्य प्रणाली चल रही है और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये जो स्तरहीनता है अब लोगों की दूसरों की संवेदना और उसके साथ जुड़ने की भी, ये बहुत कम हो गई है। बिल्कुल सही बात है तुम जी। ये जो अभिजात्य सोच का खोखलापन अब बहुत सारे स्तरों पर उजागर होने लगा है। जो आपने प्रश्न उठाया उसमें 2 तरह की चीज़ है। एक तो ये है कि एक मौत हुई है संदिग्ध हालात में, उसकी जांच का सवाल है, और दूसरा ये है कि उस जांच के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह स्तरहीनता भाषा के स्तर पर है, तथ्यों के स्तर पर है, तो ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का बड़ा कलाकार होना ही संदिग्ध परिस्थिति में बहुत बड़े कलाकार अगर वो होते तभी युद्ध स्तर पर जांच होनी चाहिए थी। तो ये तो एक बहुत ही बचकाना और बहुत ही बेहुदा ये प्रश्न है। किसी की भी भारतीय लोकतंत्र में किसी की भी आम आदमी की भी मृत्यु अगर रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है और अगर उसके मित्र, उसका परिवार उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का मीडिया अटेंशन उसे मिलना चाहिए जितना सुशांत सिंह राजपूत या और कोई किसी बड़े कलाकार। बड़े और छोटे का पहली बात तो पैमाना क्या है ये समझ में नहीं आता। अपने अपने व्यक्तिगत पैमाने हैं आपके। मेरे लिए हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े कलाकार रहे हों, और कुछ लोगों के लिए जो फिल्मी दुनिया या ग्लैमर की दुनिया से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है, एक भी फिल्म जिन्होंने आज तक नहीं देखी है, जो टीवी नहीं देखते हैं, उनके लिए सुशांत सिंह राजपूत
एक अज्ञात नाम रहा हो सकता है। तो ये ऐसे प्रश्न उठाना, ये तो दिमागी दिवालियेपन का पूरा पूरा पुख्ता सबूत पेश करना है। रही बात सोशल मीडिया पर या फिर महाराष्ट्र के जो संजय लेख की बात है या बौद्धिक स्तर पर प्रतिकार की बात है, तो जाहिर है कि चूंकि शिवसेना के बड़े नेताओं की तरफ सीधी सीधी उंगली की जा रही है और बहुत मतलब इस लेवल पे की जा रही है कि अब तो सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है, जो चाहे जो कुछ लिखे दे रहा है। तो इस हड़बड़ी में शिवसेना, चूंकि उसके पास सत्ता भी है, उसके पास अभिव्यक्ति के साधन भी हैं, सामना जैसे अखबार भी हैं, और उसके नेता इतने पॉपुलर हैं कि उनकी बात दूसरा मीडिया भी लोगों तक पहुंचाएगा। तो जिस स्तर पर उन पर हमले हो रहे हैं, उसी स्तर पर वे जवाब भी दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में सीबीआई जांच अगर अंतिम तौर पर होती है तो निष्कर्ष क्या निकलते हैं, कौन कौन इसमें लिप्त पाए जाते हैं। और फिर देखना यह भी होगा कि भारत में तो न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती है। कई बार तो ये लगता है कि अब न्याय होने से कोई मतलब नहीं है। तो ये जल्दी अगर कोई जांच होती है, क्योंकि बहुत सारे सबूत डाइल्यूट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं, तो ये जांच जल्दी जल्दी सीबीआई या कोई भी एजेंसी, सक्षम एजेंसी, जो सुप्रीम कोर्ट अगर 11 अगस्त को मामले की सुनवाई कर रहा है, अगर वो सीबीआई जांच को परमिट करता है तो, या फिर अपनी कोई व्यवस्था देता है तो जितनी जल्दी इस मामले में जांच होती है, उतनी जल्दी सुशांत सिंह के परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद रहेगी। अन्यथा तो हम जानते हैं कि 30-30, 40-40 साल तक बहुत जो पॉलिटिकल मसले हो जाते हैं, उन पर जमी हुई राख वो झड़ती नहीं है बहुत दिनों तक। जी जी बिल्कुल। मनीष, एक बात आपसे समझना चाहता हूं मैं कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप सोशल मीडिया की ताकत को कहीं भी अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से रवि जी ने भी कहा कि कोई भी आकर कुछ भी लिख देता है, कुछ भी कह देता है, और वो फिर वो उसके लिए 10-20-50 लाइक जुटाना कि 1000-2000 लाइक जुटाना कोई असंभव सी बात नहीं है। तो एक जो खास तरीके का नैरेटिव सेट करने का प्रयास सोशल मीडिया पे होता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा ये ठीक बात है कि नहीं, लोगों को सोशल मीडिया नाम के हथियार का ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए, या जैसे गैर जिम्मेदाराना है उसके लिए किसी की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? देखिए, इसके अलग अलग पहलू हैं। वो विषय क्या है, मुद्दा क्या है, उसके आधार पे इसके पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट पे हम जा सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जो मुद्दे जो सामान्य मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और या फिर जो मुद्दे शासन के या फिर जो मुद्दे लोकल अथॉरिटी के संज्ञान में नहीं आते हैं, वैसे मुद्दे उसे मुद्दों को उठाने में सोशल मीडिया एक कारगर हथियार साबित होता है। और कई कई ऐसे मामले आए हैं जो अनदेखे कर दिए गए थे, जिसको लोगों ने वैल्यू नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया गया और उससे संबंधित पक्ष को लाभ हुआ। कई बार ऐसा होता है, हर चीज का दोनों तरह तरीके का इस्तेमाल होता है। कई बार होता है कि इस पे नैरेटिव इस पे सेट किए जाते हैं, एजेंडा सेट किया जाता है, और उसके वो कभी कभी हानि समाज के लिए या देश के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसके अलग अलग पहलू हैं, वो मुद्दा क्या है उस पर डिपेंड करता है। जहां तक बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इस देश में हर किसी को है। उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सोशल मीडिया ने एक मंच प्रदान किया है। लोग लिखना चाहते थे, लोग हर मुद्दे पे बात करना चाहते हैं थे। तो पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले प्रिंट मीडिया में ज्यादा तो ज्यादा कॉलम आता था, तो पाठक इसमें एक मैसेज लिख के संपादक के नाम भेज सकते थे या वो छप जाता था। लेकिन आज की स्थिति में कि कोई मुद्दा जो मुझे पसंद नहीं या किसी व्यक्ति को पसंद नहीं, या फिर जो किसी समाज के लिए या कि जो देश के लिए लग रहा है कि हानिकारक है, उसको लोग उठा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो वाकई उठाने नहीं चाहिए, या फिर जो जिनको उठा के एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जाती है। तो अलग अलग पहलू हैं, और ये मंच निश्चित तौर पे इसके सकारात्मक पहलू पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लोगों को फायदेमंद साबित हो रहा है। अपनी बातों को कहने का, लोकल चीज़ों को या फिर राष्ट्रीय चीज़ों पर अपनी बात रखने का बहुत बड़ा मंच है। तो अलग अलग पहलू हैं, और किस आधार पे चलता है उस पर डिपेंड करता है कि यह मुद्दे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। अतुल जी, अब तो हालात ये हैं कि पिछले कई महीनों में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स को प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि लाइक्स पाने के लिए बहुत सारी फेक कंपनियां और गैर कानूनी तरीके के जो इक्वेशंस हैं वो भी बिठाने वाली कंपनियां हैं। और हाल ही में हमने देखा भी है कि बहुत सारे जो मशहूर लोग हैं वे अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए ऐसे ही मंचों का इस्तेमाल करते पाए गए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा भी बाकायदा दर्ज हुआ है और जांच पड़ताल चल रही है। जी बिल्कुल, अभी बादशाह रैपर जो है 75 लाख रुपए में उन्होंने फर्जी फैन फॉलोइंग खरीदी थी, ऐसा है। और आप ठीक कह रहे, लगता ये है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा हथियार है, ये रसोई का, हमारी रसोई का एक ऐसा चाकू है कि जिससे आप फल काटें, सब्जी काटें तो आनंद लें, और अगर ये कहीं गलती से आपके हाथ में लग जाए तो आपका हाथ भी काट सकता है। तो सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, इस्तेमाल कीजिए लेकिन सावधानी बरतिए, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, वो एक तरीके से देखा जाए तो अमिट हो जाता है। वो एक सोच की दृष्टि से, एक विचार की दृष्टि से उस पर पटल पर अंकित हो जाता है, तो उसका लाभ और नुकसान हो सकता है। तो सोशल मीडिया को जो लोग पसंद करते हैं, मनीष जी ने ठीक कहा, आज वो एक हथियार है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो दब गए थे। इसमें सुशांत का मुद्दा भी हो सकता है कि अगर इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता जहां उनके फैंस इकट्ठे हो जाए, फैमिली इकट्ठी हो जाए, तो हो सकता है इसकी भी जांच वैसी ही हो जाती। नतीजा जांच का कुछ भी हो, लेकिन कम से कम जांच होने की दिशा में अगर सरकार बाध्य हुई है, उसको करवाने की दिशा में बाध्य हुई है, तो आप समझिए ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ही ताकत है जिसका उसके फैंस ने इस्तेमाल किया है। एक बड़ा उड़ता हुआ सा, बड़ा अजीब सा बयान है जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के। उनका कहना है कि हिंदुओं को अपने शवों का दाह संस्कार करने की बजाय उन्हें क्रिश्चियंस और मुस्लिम की तरह जमीन में दफनाना चाहिए। क्या लगता है इसके पीछे रवि जी, कोई तर्क है या यूं ही आपको चर्चा में बने रहना है? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहते तो जीतन राम मांझी क्या है क्या नहीं है, इस पर आप और मैं चर्चा नहीं कर रहे होते। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल जी, एक बड़ा अजीब सा बयान है और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क होते, दलील होती तो समझ में भी आता। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसे समय में इस तरह का बयान आना जबकि चुनाव होने वाले हैं। अब ये अलग बात है कि उस समय पर होते हैं, एक आध 2 महीने बाद होते हैं, लेकिन चुनावी माहौल बिहार में बाकायदा है। और जहाँ कोरोना से अस्वाभाविक मौतें हो रही हैं, उनमें जाहिर है कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, सारे लोग। बिहार में बाढ़ आई हुई है, पूरी दुनिया में उन बाढ़ की जो तस्वीरें हैं वो देख देख के लोग चिंतित हो रहे हैं। भारत में तो हो ही रहे हैं, पूरी दुनिया में जहां हिंदू मूल के लोग हैं वो उन तस्वीरों से चिंतित हो रहे हैं। कोरोना तो खैर वैश्विक महामारी है ही। ऐसे समय में ऐसा एक बेसिर पैर का बयान देना, मुझे लगता है कि सीधे सीधे मीडिया में आने की एक बहुत अजीब सी कोशिश है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हिंदू माइथोलॉजी, और उससे एक चीज और भी लगती है कि संभव है कि हम पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों की तरफ अपना ध्यान खींचना चाहती हो। हिंदू माइथोलॉजी में सदियों से ये ऐसा नहीं है कि शवों को जो है उनका अंतिम संस्कार जमीन में दफना के किया जाए, और इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं। अब तो जमीन बहुत कम पड़ने लगी है। स्मशान घाट अच्छे विकल्प के तौर पर, बल्कि विद्युत शवदाह गृह जो है वो सबसे अच्छे विकल्प के तौर पर, पर्यावरण के हिसाब से भी, जमीन के अतिक्रमण के हिसाब, जमीन की कमी के हिसाब से भी सबसे अच्छे उपाय हैं। ऐसे में ये सुझाव देना कि किसी शव को माइथोलॉजी के खिलाफ जा करके और दफनाया जाए, ये अपने आप में एक व्यावहारिक सुझाव नहीं है। ये केवल एक ध्यान खींचने का प्रयास है, और जाहिर है कि वे सफल हुए हैं, क्योंकि हमने भी कम से कम 4-5 मिनट तो दे ही दिए उनको। जी बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा क्या है कि वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ शायद चीजें बदलती हैं,
और हमें कुछ चीजों का स्वागत करना चाहिए। शवों को जमीन में दफनाने की बजाय अगर वो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते कि वो देहदान करें, अंगदान करें, जिससे समाज का, मेडिकल सोसाइटी का कुछ लाभ हो। स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए कैडिवर्स की आवश्यकता होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि कई संस्थाएं हैं, दिल्ली में है दधीची देहदान समिति करके संस्था है, जो लोगों को प्रेरित करती है कि आप अपने अंग दान करें, मृत्यु उपरांत अपनी आंखें दान कर दें, अपनी त्वचा दान कर दें, अपनी बोन्स दान कर दें, क्योंकि हर चीज का उपयोग है। और आप अगर अपना शरीर दान कर देते हैं तो भी मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट को कैडेवर चाहिए पढ़ाई करने के लिए। वो मानव की संरचना क्या है वो कंप्यूटर पर नहीं सीखी जा सकती, क्योंकि ये ईश्वर की बनाई ऐसी जटिल संरचना है जो हर शरीर में अलग तरीके से ही उसका अध्ययन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर जीतन राम मांझी जी कुछ कंस्ट्रक्टिव अगर कोई पूरा विभाग है, हाँ, तो उसका विभाग पूरा का पूरा, बिल्कुल, तो उसका एक लाभ होता समाज के लिए। और ये केवल हिंदुओं को ही नहीं करना चाहिए देहदान और अंगदान। ये मैं मुसलमानों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं क्रिश्चियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये एक स्वस्थ परंपरा है और इसमें आने वाले समय में अच्छे डॉक्टर्स निकले, इसके लिए इसका लाभ है। तो ऐसे में मुझे ध्यान है बिहार में भी दधीची देहदान समिति का कार्य हुआ। सुशील मोदी जी ने भी अपना बॉडी डोनेट किया हुआ है आफ्टर उनकी मृत्यु के उपरांत। तो ऐसी चीजों को अगर नेता अगर एक सार्थक तरीके से करे तो उसका उपयोग भी होगा और समाज में एक वैमनस्य नहीं उत्पन्न होगा कि आप हिंदुओं को ही सलाह दे रहे हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे, क्रिश्चियंस को क्यों नहीं दे रहे। एक अनावश्यक विवाद भी नहीं खड़ा होगा। तो देहदान करें। बिहार अपडेट के मन से हम अपील करते हैं कि आप देहदान की ओर प्रेरित हो, नेत्रदान की ओर प्रेरित हो, तो ये ज्यादा सार्थक रहेगा। बाकी तो निर्णय आपका है, समाज के हिसाब से आप ही ने तय करना है आपको क्या करना है, कोई सलाह देने वाला कौन होता है। आज की चर्चा में इतना ही। जो मुद्दे चल रहे थे उसमें हमारी आपसे भी लगातार अनुरोध है कि आपको भी अगर कुछ कहना है, अपनी बात कहनी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं biharupdate@gmail.com पर। आप हमें हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से बिहार अपडेट के, और उसको भी डाउनलोड कर आप उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, मनीष जी, आप आज चर्चा में बने जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।